नमस्कार, ये काउंटडाउन देख रहे हैं आप। सिर्फ 1 घंटा और 50 मिनट बचे हैं और इसके बाद धरती पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जो अगले साल चांद तक आम इंसानों की उड़ान तय कर देगा। इस काउंटर को ध्यान से देखिए। अगले 1 घंटे और चंद मिनटों बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे लेकर नासा के बड़े बड़े स्पेस साइंटिस्ट टेंशन लेकर बैठे हैं। अब से कुछ मिनट बाद नासा के मून मिशन का फाइनल रिजल्ट आएगा, पर मुश्किल यह है कि ये 100 मिनट नासा के लिए सबसे डिफिकल्ट होने वाले हैं। इसीलिए अब देखिए, अब से 1 घंटे और कुछ मिनटों बाद क्या होगा आज। मून मिशन का फाइनल रिजल्ट, ये 100 मिनट सबसे डिफिकल्ट। सफल होगा थर्ड ट्रायल या बंद होगी नासा की मून फाइल। साइंटिस्ट की सांस अटकी है। नासा के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। मून मिशन पास या फेल, 100 मिनट में अनवेल। 3, 2, 1, boosters in position, and lift off. नासा का मिशन आर्टेमिस 1, आखिरी 100 मिनट का रण। सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट, यानी सिर्फ 100 मिनट और बाकी बचे हैं। आज रात ठीक 11:10 पर नासा का मून मिशन पूरा होगा। चिंगारियों और शोलों के बीच लोहे को पिघला देने वाले टेम्परेचर से 2 गुना गर्म नासा के स्पेशल स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल पैराशूट के सहारे प्रशांत महासागर में गिरेगा। सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट, इसके बाद तय हो जाएगा कि आम इंसान भी एरोप्लेन की तरह स्पेसक्राफ्ट का टिकट लेकर चांद तक जा पाएंगे या नहीं। सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट बाद यह पता चल जाएगा कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ लौटता कैप्सूल जब समंदर के पानी से टकराएगा तो क्या होगा। सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट बाद यह भी पता चल जाएगा कि पिघले लोहे से 2 गुना गर्म कैप्सूल में बैठे इंसान सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौट पाएंगे या नहीं। सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट बाद यह भी पता चल जाएगा कि मून मिशन अपोलो 17 के 50 साल बाद 2024 में अमेरिका इंसानों को चांद पर भेज भी पाएगा या नहीं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 बस कुछ देर में पूरा होने वाला है। आज रात 11:10 पर ओरियन 1 स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल धरती पर वापस लौट आएगा। मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी। नासा ने 25 दिन पहले 15 नवंबर को तीसरी कोशिश में आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया था। तारीख थी 16 नवंबर 2022। जगह कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। 32 मंजिल के बराबर ऊंचाई वाले स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम यानी SLS रॉकेट के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1,
Boosters ignition. जब आग उगलते रॉकेट ने उड़ान भरी तो सिर्फ 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा और ये रॉकेट जैसे जैसे ऊंचा उड़ा इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। Vehicle at 128 miles per hour. 16 नवंबर को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के 25 दिन बाद आज 11 दिसंबर को ओरियन 1 स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल चंद्रमा के ऑर्बिट से धरती पर वापस लौट आएगा। भारतीय समय के अनुसार रविवार रात 11:10 पर इस कैप्सूल की लैंडिंग मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में होगी। नासा के वैज्ञानिक कई दिन से इस वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर में समंदर के नीचे पानी में रिकवरी टीमें स्प्लैश डाउन की तैयारी में जुटी हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद सबसे अहम पड़ाव उसके वापस आने का होता है, क्योंकि वापस लौटते वक्त ही स्पेसक्राफ्ट को सबसे ज्यादा रिस्क होता है। लौटते वक्त स्पेसक्राफ्ट का धरती के उस कवच से सामना होता है जो पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉइड्स को भी जलाकर भस्म कर देता है। जरा सोचिए, वायुमंडल का जो घर्षण भारी भरकम पहाड़ों जैसे एस्टेरॉइड्स को टुकड़ों में तोड़कर और जलाकर खाक कर देता है, जब किसी एयरक्राफ्ट के कैप्सूल से उसका सामना होता होगा तो क्या होता होगा। इसलिए धरती से चंद्रमा की तरफ लॉन्चिंग नहीं, बल्कि चंद्रमा से धरती की तरफ लौटना सबसे मुश्किल होता है। कुछ मिनट बाद यही होने वाला है। ये स्पेसक्राफ्ट आर्टेमिस 1 पृथ्वी के वातावरण में एक वायुमंडल में एक बार एंटर होने के बाद पुनः बाहर निकल जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा एंटर होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको एक कहाँ निश्चित जगह पर लैंड करना है वो निर्धारित करने में आसानी हो जाती है। और दूसरा एक और इसका लाभ होता है कि जो इसके यान की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ देर बाद जब नासा के मून मिशन का कैप्सूल धरती के वायुमंडल में दाखिल होगा तो उसकी बाहरी सतह का टेम्परेचर किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह होगा। राहत की बात इतनी है कि इस बार इस ओरियन 1 कैप्सूल में कोई जिंदा अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि इंसानों जैसे 3 पुतले हैं। इन पुतलों में कई तरह के सेंसर लगे हैं जो कंपन, रेडिएशन, झटके समेत कई और चीजों के आंकड़े जुटाएंगे। लेकिन इन पुतलों का सही सलामत धरती पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि 2024 में असली इंसान इसी ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर बिल्कुल इसी तरह चंद्रमा की सतह से वापस लौटेंगे। आर्टेमिस 1 के उद्देश्य कहीं अधिक विस्तृत हैं। को चंद्रमा तक जाना था लेकिन लैंड नहीं करना था। चंद्रमा के चक्कर काट के और दूर से ही उसकी सतह के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करके, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका था कि वहाँ ये जो नई टेक्नोलॉजी, नया स्पेसक्राफ्ट कम से कम लागत में वहाँ पहुँच पाना और सुरक्षित है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट से धरती पर आते वक्त 3 हिस्सों में बंट जाएगा। पहला हिस्सा होगा लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम का, दूसरा क्रू मॉड्यूल और तीसरा सर्विस मॉड्यूल। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट से अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा, सबसे पहले नाक की तरह दिखने वाला लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम उससे अलग हो जाएगा। इसके बाद ओरियन धरती के वातावरण के पास पहुंचेगा तो क्रू मॉड्यूल से सर्विस मॉड्यूल अलग होगा। सर्विस मॉड्यूल ही स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन होता है। जब ओरियन क्रू मॉड्यूल धरती के वातावरण की तरफ बढ़ेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 32 गुना ज्यादा।
वक्त उसकी बाहरी सतह का तापमान होगा 2760 डिग्री सेल्सियस। लोहा सिर्फ 1200 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है, यानी इतनी गर्मी जो लोहे के पिघलाने वाले टेम्परेचर से भी दोगुनी है। लेकिन क्रू मॉड्यूल में लगी हीट शील्ड या विशेष तरह की कोटिंग कैप्सूल को इतनी गर्मी से बचा लेती है। अब जब सिर्फ कुछ मिनट बाद ओरियन 1 स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में दाखिल होने ही वाला है, तब नासा के वैज्ञानिकों में इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है कि ओरियन धरती के वातावरण में दोबारा प्रवेश करेगा तो इसमें लगी हीट शील्ड बेहद ऊंचे तापमान को अच्छी तरह झेल भी पाएगी या नहीं। अब सवाल है कि इतनी गर्मी सहने के बाद और इतनी तेज स्पीड से धरती की तरफ बढ़ने के बाद नासा का ओरियन 1 स्पेसक्राफ्ट धरती पर सेफ तरीके से कैसे लैंड होगा। धरती के वातावरण में आते ही क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम होकर 483 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें लगे 3 पैराशूट खुल जाएंगे ताकि समंदर में आसानी से लैंडिंग हो सके। जब कैप्सूल कुछ मिनट बाद हिंद महासागर में गिरेगा तब इसकी स्पीड सिर्फ 32 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो चुकी होगी। स्पेसक्राफ्ट को धरती पर वापस लाने की इस टेक्निक को स्प्लैश डाउन कहते हैं। प्रशांत महासागर में इस वक्त इसी स्प्लैश डाउन की तैयारी चल रही है। मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में इस वक्त अमेरिका का ट्रांसपोर्ट डॉक USS पोर्टलैंड मौजूद है। इसी शिप से स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल को टेक पर लाया जाएगा। ये स्प्लैश डाउन कितना रिस्की है ये तो आपने समझ लिया। अब ये भी समझ लीजिए कि नासा के लिए ये मून मिशन इतना जरूरी क्यों है। दरअसल अमेरिका 53 साल बाद एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसलिए असली इंसानों को चांद पर भेजने से पहले ये फाइनल टेस्ट है। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार ये खाली है क्योंकि आर्टेमिस 1 मिशन एक टेस्ट फ्लाइट है। इसमें किसी जिंदा अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा गया है। 25 दिन 11 घंटे और 36 मिनट का मिशन पूरा करने के बाद ये वापस धरती पर लौट रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। 2024 के आसपास आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब सिर्फ कुछ मिनट बाद आर्टेमिस 1 मिशन सफलता से पूरा हो जाएगा।